नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल SL मोर्सल पर। और आज अपन जो अपनी पास्ट रिवीजन क्लासेज चल रही है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, उसी में आज आगे बढ़ते हुए अपन बिना समय जाया करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और अपना अगला टॉपिक है काव्य दोष। जिस प्रकार हमने पहले काव्य गुण पढ़े थे, उसी प्रकार काव्य दोष। काव्य गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं और ये काव्य दोष काव्य में दोष उत्पन्न करते हैं जो उसके रस में या अर्थ प्रतीति में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसे काव्य दोष कहा जाता है। दोष का आप समझ रहे हो कि दोष का मतलब होता है कमी और गुण का मतलब अच्छाई होता है। उसी प्रकार से दोष काव्य गुण का विपरीतार्थी है। और इसके लिए मठ ने लिखा है कि तद दोषो शब्दार्थो सहितो शब्दम काव्यम, के बिना दोष के दोष रहित वाक्य को या शब्दों को काव्य कहा जाता है। तो उन्होंने भी दोष को इसके लिए उपयुक्त नहीं माना है काव्य के लिए। और जो विश्वनाथ है उन्होंने लिखा है कि रस का अपकर्ष करने वाले, यानी रस की कमी करने वाले जो तत्व होते हैं, धर्म होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। रस अपकर्ष का काव्य दोषा, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। और जो मम्मट है उन्होंने लिखा है कि मुख्यार्थ हते दोषा, कि मुख्य अर्थ का जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन उन्हें काव्य दोष कहते हैं। ये आचार्य जो मम्मट है उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार जो वामन है उन्होंने लिखा है गुण विपर्यात्मा दोषा, की जो गुण काव्य में प्रसाद और जो माधुर्य गुणों के विरोधी जो तत्व होते हैं, उन गुणों को या उन तत्वों को क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। 3-4 परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं विश्वनाथ की, और इनकी पुस्तकें याद रखते रहना साथ के साथ। विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, काव्य कर्ष का दोषा, कि काव्य में रस का जो अपकर्ष करने वाले तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। रसापकर्ष का दोष, यानी रस के जो अपकर्षक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्षक यानी उत्कर्षक यानी तो बढ़ाने वाले, अपकर्षक यानी कम करने वाले। अपकर्षक तत्व दोष कहलाते हैं। ये किसकी मान्यता है? ये आचार्य विश्वनाथ के। इनके बाद में अपन ने देखा जो मम्मट हैं, मम्मट, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। इनको बार बार लिखते रहोगे आपको याद हो जाएगी, काव्य प्रकाश। और जो ये मम्मट हैं वो क्या कहते हैं कि मुख्यार्थ हतिर दोषा, मुख्यार्थ हतिर दोषा, यानी मुख्यार्थ का हनन करने वाले तत्व या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व वो क्या कहलाते हैं? वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी दोष कहलाते हैं। या वाच्यार्थ को नष्ट करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये इनका मानना है। इनके अलावा जो वामन है वो मानते हैं कि गुण विपर्यात्म दोषा, जो गुण है उन गुणों के जो विरोधी प्रसाद गुण है, औज गुण है और माधुर्य गुण है, वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये मानते हैं कि गुणों के जो विप्रिय होते हैं, जो दो गुण हैं उनके जो विप्रिय तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोष कहते हैं।
गुण विपर्या मानो दोषा, यानी तीनों गुणों का मतलब ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, तीनों गुणों के विपरीत या विरोधी, जो तीनों गुणों के विपरीत या विरोधी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तीनों गुणों के विपरीत या विरोधी तत्व दोष कहलाते हैं। ये जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके जो दोष के संबंध में रचनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, मत है, वो अपन ने देखे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो प्रमुख दोष है वो कितने माने गए हैं, और इन पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र का पहला प्रस्थान बिंदु भरत मुनि को माना जाता है, जो 2वीं सदी ईस्वी पूर्व के साहित्यकार हैं। उन्होंने जो अपनी नाट्य शास्त्र है उसमें लिखा था 10 काव्य गुण बताए। उसी प्रकार इन्होंने काव्य दोषों की संख्या भी कितनी मानी है? 10 मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है, और इन्होंने जो काव्य गुण है उनकी संख्या भी कितनी मानी थी? 10 ही मानी थी। और ये जो 10 काव्य गुण हैं, इन काव्य गुणों को आप नोट कीजिए। गुणार्थ, भिन्नार्थ, न्यायादपेत। इसके अलावा इन्होंने अर्थांतर, एकार्थ, विषम, अर्थांतर, एकार्थ, विषम, ये जो 10 गुण माने ना, अर्थहीन, अभिलुप्तार्थ, और विसंधि, ये इन्होंने जो दोष माने ये किसमें माने? अपनी नाट्य शास्त्र में माने। और 10वां है शब्दच्युत। इस प्रकार जो भरत मुनि उन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र में 10 दोष माने, गुणार्थ, भिन्नार्थ, न्यायाद्वैत, अर्थांतर, एकार्थ, विषम, अर्थहीन, अभिलुप्तार्थ, विसंधि और शब्दच्युत। हालांकि इनमें से कई जो अर्थ हैं सब ये हैं, इनको बाद के जो आचार्य रहे उन्होंने भी अपने हिसाब से बताया, और सबने इनकी संख्या अलग अलग मानी। जो बाद के आचार्य उन्होंने भी इनको अलग अलग माने, जैसे भामा, एक साल में बना लेते हैं पर उसमें से सभी क्या हो जाएगा? आचार्य दोषों की संख्या। अधिकतर प्रश्न ये पूछा जाता है, पहले आचार्य भरत मुनि, और भरत मुनि ने कितने माने? 10 माने। दूसरे आचार्य भामा, इन्होंने 21 माने। तीसरे आचार्य दंडी, इन्होंने भी कितने माने? केवल 10 माने। और वामन, आचार्य वामन ने 20 दोष माने हैं। लेकिन जो बाद के आचार्य रहे उन्होंने अधिकतर जो दोषों की संख्या मानी है, उनमें 3 प्रकारों में उनको विभाजित किया कि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के थे। ये तो दोषों की संख्या है,
दोषों की संख्या। और जो बात के आचार्य है उन्होंने 3 प्रकार में बांटा है, शब्दगत, शब्द दोष या पद, उन्हें पद दोष कहा जाता है। एक वाक्य दोष होता है जिसे रस दोष कहते हैं अपन, और तीसरा होता है अर्थ दोष। तो इस प्रकार से जो 3 दो प्रकार के दोष है उनमें इन्होंने बांटा है। और जो शब्द दोष है वो शब्द से संबंधित होते हैं, और वाक्य दोष जो पद के क्रम से संबंधित होते हैं कि जो रचना में जो पद का क्रम है वो आगे पीछे कर दिया जाता है। और तीसरा दोष है वो अर्थ दोष है, जहां पर अर्थ से संबंधित यानी एक ही अर्थ के अनेक जो 2 या 3 बार उसी समानार्थी शब्द रख दिए जाते हैं तो वहां पर अर्थ दोष माना जाता है। सर्वमान्य मतानुसार काव्य दोषों के प्रकार 3 माने गए हैं। पहला है शब्द दोष, या इसे भी हम कह सकते हैं या पद दोष। दूसरा है रस दोष या वाक्य दोष, और तीसरा है अर्थ दोष। अब इनके बारे में अपन प्रत्येक दोष के बारे में अलग अलग देखते हैं। पहला है अपना शब्द दोष या पद दोष। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी शब्द होता है उस शब्द को व्याकरण के नियमों के विपरीत रख दिया जाता है वाक्य रचना में, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं अपन? शब्द दोष कहते हैं। जब वाक्य रचना में किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के विरुद्ध रख दिया जाता है व्याकरण के नियमों के विरुद्ध रख दिया जाता है, या व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि कर दी जाती है, उसे कौन सा दोष कहेंगे अपन? शब्द दोष कहते हैं। कि जहां पर अगर व्याकरण संबंधी जो गलती होती है उसे कौन सा दोष कहते हैं अपन? शब्द दोष कहते हैं। जैसे अपन ने लिखा यहां पर कुमुदिनी खिल गया, तो कुमुदिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग के लिए जो क्रिया आनी चाहिए थी वो भी कौन सी आनी चाहिए थी? स्त्रीवाचक, यानी खिल गई आना चाहिए था। तो यहां पर कौन सा दोष हो गया? शब्द दोष हो गया। इसी प्रकार किसी शब्द के जैसे अपन ने लिखा सौजन्यता, यानी किसी शब्द में आ जाता है सौजन्यता, इसका या तो आता सौजन्यता या सौजन्य, या जैसे अपन लिखते हैं पूजनीय, इसमें या तो पूजनीय आता या पूज्य आता। तो इस प्रकार की जो गलतियां आती है या दोष होते हैं, उन दोषों को कौन से दोष कहते हैं अपन? शब्द दोष कहते हैं। अब जो दूसरा दोष है वो है अपना वाक्य दोष या रस दोष। वाक्य दोष या
रस दोष। इसको किस तरह समझ सकते हैं अपन कि जहां पर वाक्य की रचना में ही जो गलती कर दी जाती है तो उसे रस दोष कहा जाता है। जब किसी काव्य या वाक्य, जब किसी वाक्य में नियत क्रम को बदल दिया जाता है या किसी वाक्य में जो क्रमभंग कर दिया जाता है या वाक्य संबंधी अशुद्धि कर दी जाती है या वाक्य रचना संबंधी, वाक्य रचना संबंधी जो वाक्य की रचना की जाती है उस क्रम में जो गलती कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? वाक्य रचना संबंधी दोष को रस दोष कहते हैं। और इसमें जैसे बकरी को या उसको क्या कहते हैं अपन? डाली में रखकर चारा खिलाओ। कि बकरी को डाली में रखकर चारा खिलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बकरी को चारा खिलाओ, या तो ये होना चाहिए था या चारा डाली में रखकर बकरी को खिलाओ, ये होना चाहिए था। लेकिन इसमें कि बकरी को डाली में रखकर, यहाँ पर जो वाक्य संबंधी अशुद्धि, वैसे पर सबसे ज्यादा उदाहरण पड़ता है कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यह भी अपना बहुत प्रचलित उदाहरण है और कई बार ये आता भी रहता है। तो इस प्रकार से जो वाक्य संबंधी दोष होते हैं उनको रचना में जो दोष या क्रमबद्ध कर दिया जाता है, उन्हें कौन से दोष कहते हैं अपन? वाक्य दोष कहते हैं। अब तीसरा दोष होता है अपना अर्थ दोष। और अर्थ दोष में क्या होता है? किसी भी शब्द के अर्थ का, यानी दोबारा से उसी अर्थ के शब्द को वहां पर रख दिया जाता है। अर्थ दोष जब किसी भी शब्द के समानार्थी शब्द का दोहराव होता है तो अर्थ दोष होता है। यानी प्रातः काल घूमने जाना, प्रातः काल के समय घूमना जाना, तो के समय या प्रातः काल दोनों में से एक ही आना चाहिए था। उसी प्रकार से हम जनवरी के महीने में यानी जनवरी में जाएंगे, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आ जाता है कई बार हम प्रातः काल के समय घूमने जाएंगे। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्थ दोष के उदाहरण होते हैं। यहां लिखते हैं अपन जैसे मुगल काल के समय में बहुत ज्यादा मंदिर तोड़े। तो इसे मुगल काल आ गया, इस समय दो बार जैसे
वही कालवाचक शब्द दो बार आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर जो अर्थ के समानार्थी शब्द अगर बार बार आते हैं तो उन्हें कौन से दोष कहते हैं? अपन अर्थ दोष कहते हैं। इस प्रकार आज अपन ने तीनों दोषों के बारे में कि जो प्रकार है दोष के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में देखा। अब अपन इसके जो सामान्य से दोष है उन दोषों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपन पहला दोष देखते हैं। सबसे सीधा दोष है ग्राम्यत्व दोष। आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। जो भी दोष है केवल उनका आपको दोष का नाम और उसका सामान्य सा अर्थ याद रखना है। ग्राम्यत्व यानी जिस वाक्य रचना में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है उसे ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है। सीधी सी बात याद रखनी है। और जो ग्रामीण शब्द है उन सबको आप जानते हो तो वहां पर कौन सा दोष कहलाएगा? ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। काव्य में जब ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कर दिया जाता है, तो वहां कौन सा दोष होता है? ग्राम्यत्व दोष होता है। और इसके संबंध में जो रसखान जी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ताही अहिर की चौहरिया चचिया पर छाछ पे नाचन चाहे। ये चौहरिया जो शब्द है ये कौन से भाषा का शब्द है? ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। उसी प्रकार जो अनेक अपन देखते हैं रुंड मुंड कटे, रुंड मुंड ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये सारे ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। टूटी खाट पर टप टप, टटिया टूटी, ये टटिया शब्द है। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये भी ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। ताही हीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच नचाए। कि जिस ब्रह्म को पूरे शेष महेश ब्रह्मा सुरेश दिनेश कोई भी नहीं जिसका गुणगान कर सकते हैं, ऐसे ब्रह्म को जो ग्रामीण की ग्रामों की जो अहिरों की लड़कियां हैं, चौहरिया हैं, वो उनको छछिया पर छाछ पर नाच नचाती है। इस प्रकार जो ग्रामीण दोष है इसको आप केवल अपने जो भाषा के शब्द है उनके आधार पर ही आप याद रख सकते हो। जिससे ग्रामीण शब्द आप देखते ही पहले आपके ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा दोष है वो है श्रुति कटुत्व दोष। ये भी बहुत सीधा दोष है, श्रुति कटुत्व दोष। यानी ओज गुण गोड़े रीति जिनमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही श्रुति कटुत्व दोष में आएंगे, क्योंकि इसमें वही शब्दों का उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है जिन शब्दों को सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। और कटु यानी कड़वा लगता है, कड़वा या कठोर लगता है। वो कौन सा दोष हो गया? श्रुति कटुत्व दोष हो गया। और इसमें अधिकतर कौन से शब्द आते हैं? जैसे टाय वर्ग है, सामासिक पद हैं, उसके अलावा जो संयुक्त अक्षर है वो सारे जो प्रयोग में किए जाते हैं गोड़े रीति के और ओज गुण के, वो इसमें कौन से में आएंगे? वो श्रुति कटुत्व में आ जाएंगे। और इसको सुनने में ज्यादा दिक्कत होती है। तिरिया अलग छछुआ डसे परत ही दृष्टि। त्रिया अलग छछुआ डसे परत ही
तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कौन से दोष कहलाते हैं? वो श्रुति कटुत्व दोष कहलाएंगे, यानी कि जो सुनने में अपने को कठोर लग रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए अपन जो कहेंगे तो कौन से शब्द होंगे, कौन सा दोष होगा? वो श्रुति कटुत्व दोष। इसके अलावा आता है अप्रतीत्व दोष। इस दोष को आप अच्छी तरह से समझ लेना, अधिकतर इसी दोष में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका सीधा सा अर्थ होता है, प्रतीत का मतलब क्या होता है? प्रतीत बराबर आभास होना या महसूस करना, दिखना। कि जो अप्रतीत का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो शब्द हमें लोक व्यवहार में देखने को नहीं मिलते हैं, या जिन शब्दों को अपन लोक व्यवहार में नहीं देखते हैं। प्रतीत का मतलब आप तो देखने से ले लो सीधा सा। प्रतीत का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। कि जो शब्द हमें लोक व्यवहार में दिखाई नहीं देते, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग काव्य में कर दिया जाता है तो वहां पर उन शब्दों का हम अर्थ निकालने के लिए अपने को शब्दकोश की इनकी जरूरत लेनी पड़ती है, और ये शब्द विशेष स्थानों पर ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इन शब्दों को जो सामान्य व्यवहार में या लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं होते हैं, उन शब्दों का अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? अप्रतीत्व। जब लोक व्यवहार या सामान्य व्यवहार में अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अप्रतीत्व दोष होता है। यानी वो प्रतीत ही नहीं है जो शब्द, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अप्रतीत्व दोष होता है। और इनके जो अर्थ होते हैं वो अर्थ अपने को बहुत ही गूढ़ स्तर पर खोजने के बाद में मिलते हैं। और इनका जो एक सीधा बहुत ही जाना माना या जाना पहचाना सा उदाहरण है, और वो है विस्मय गोदावरी। विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल देत, अमृतन को फल देत। यानी यहाँ पर जो विस्मय है, अगर अपन सामान्य भाषा पर देखते हैं तो विष का अर्थ क्या होता है? विष का अर्थ जहर होता है। लेकिन अगर अपन लोक व्यवहार में देखेंगे तो विष होता है, और इसका यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? शब्दकोश में अगर अपन देखते हैं तो विष का अर्थ जल भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आएगी जल में ये गोदावरी है जो अमृत का फल देती है। तो यहाँ पर इस अर्थ को अगर अपन देखते हैं तो ये अपने इसमें प्रतीक से आपने जो सामान्य व्यवहार में प्रचलित नहीं है। आज तो स्याही भी खत्म हो गई और लगता है अब क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो आज जितना पढ़ा है हमने उतना फिर उसके बाद से अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज स्याही खत्म हो चुकी है। तो अपने तैयारी को अच्छी तरह से बनाए रखें और अपने जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के प्रति अच्छी दृष्टि, पहली दृष्टि रखें और ज्यादा से ज्यादा समय अपना अध्ययन में दें, क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उस समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करें और अब स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन चीजों पर ज्यादा आप फोकस करें। राम राम सर।